हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल भली भांति स्वस्थ और स्वच्छ होंगे और उसी आशा के साथ हम लोग आज क्लास 6 के चैप्टर 16 वाटर यानी जल चैप्टर में प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला दिया है, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए, वाष्पन। जल गर्म करने पर जब वाष्प बदलता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो यह हो जाएगा संघनन। इसे संघनन कहते हैं। जल वाष्प से पुनः जल बदलता है। इन दोनों का उत्तर एक साथ एक ही जगह पे है, उसको दिखाते हैं। देखिए, दिया है पेज नंबर 183 में। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है कि एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में खाली स्थान होने की संभावना रहती है। अब एक वर्ष तक या अधिक समय तक अगर वर्षा न होगा, साफ पानी पड़बे नहीं करे, बारिश न हो, तो क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो सूखा होने की संभावना होती है, सूखा पड़ सकता है। अगला है घ नंबर, अत्यधिक वर्षा से खाली स्थान आती है। तो इसमें बाढ़ हो जाएगा। जब अधिक वर्षा होने लगेगा कहीं पे तो उसमें बाढ़ आ जाता है। इसका और इसका दोनों का उत्तर देखिए एक ही जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है और अधिक लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। ठीक, यह आपका हमने सीखा में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, पेज नंबर 188। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है? इसी को लिखना है कि किसका संबंध वाष्पन से है और किसका संबंध संघनन से है। तो पहला दिया है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करते समय भाप का ऊपर उठना। कोई गीला कपड़ा है, उस पे आयरन रखेंगे, इस्त्री रखेंगे, तो क्या होगा, उसका पानी जो है गर्म होकर भाप की तरह निकलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, जल जब वाष्प बन के निकलता है तो इसे वाष्पन कहते हैं। इसमें हो जाएगा वाष्पन। अगला है, सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना। सर्दियों, जाड़े के मौसम में आप लोग देखिएगा, जब कोहरा छाया रहता है तो उस समय आप कोहरे में जब बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पानी की कुछ बूंदें आपके शरीर पे, त्वचा पे पड़ रही है। जैसे कि आप अगर अपने सिर को टच कीजिएगा, छुइएगा तो भीगा हुआ नज़र आएगा। आपके आँखों के पपनियों पे, त्वचा पे आपको पानी की बूंदें जो है फुहारे की तरह पड़ती हुई नज़र आती हैं। तो यह क्या होता है, संघनन के कारण होता है। यानी कि जलवाष्प जो है, गर्मी के दिन में जितने भी वाष्प जो हैं धरती से निकले रहते हैं जल स्रोतों से, वह जाड़े के दिन में क्या होते हैं, फिर पानी की बूंद जैसा वह जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर वह कोहरे के रूप में छा जाते हैं। अगला है ग नंबर, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है। आप देखे होंगे, जब आप ब्लैक बोर्ड पे या बचपन में आप लोग स्लेट पे भी पढ़ते थे तो उसे पानी से भिंजा कर पोंछने के बाद कुछ देर के बाद सूख जाता है। उसमें का पानी जाता कहाँ है, तो वह गर्मी से या हवा लगने के कारण वह क्या होता है, सूख कर वाष्प जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो यह आपका वाष्पन का क्रिया हो जाएगा। ग जो है वाष्पन हो जाएगा। तो ये ग वाष्पन हो गया। अगला घ में चलते हैं। गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप बनकर उठना। किसी भी गर्म चीज़ पर जल छिड़किएगा, जैसे आपके घर में खाना ही बन रहा हो, तावा हो गया या कोई भी बर्तन गर्म है, उस पर पानी का छींटा मारिएगा तो छन छन की आवाज़ के साथ भाप निकलता है उसमें से। या आप कहीं पे आग जलाए हो, उसको बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए तो वहाँ से धुआं निकलने लगता है, भाप निकलने लगता है। जो है पानी जो है गर्म होकर उसी समय भाप में बदल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है, तो ये वाष्पन हो जाएगा।
इतना समझ लीजिए कि जब कोई भी द्रव पदार्थ या पानी, जैसे पानी है, वह गर्म होकर वाष्प में बदलेगा, भाप में बदलेगा तो वाष्पन कहलाता है वह क्रिया। और जब भाप जो है यानी जल वाष्प वह फिर से पानी में बदल जाता है तो वह संघनन कहलाता है। अगला है तीसरा प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। अध्याय 16 जल चैप्टर में तीसरा प्रश्न का उत्तर ये रहा कि सूर्य की गर्मी से नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों तथा महासागरों का जल वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ? आसमान में, आकाश में चला जाता है। यही जल वाष्प ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर जाकर जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप ले लेता है। यही क्रिया होती है इसमें, वाष्पन और संघनन की क्रिया से ही क्या होता है? बादल बनता है। पहले वाष्पन की क्रिया से हमारे धरती पर जितने भी जलाशय हैं, जल के स्रोत हैं, उनसे पानी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। और जैसे जैसे हम लोग आकाश के ऊपर बढ़ते हैं तो ठंडा बढ़ते जाता है। ठंडा के कारण वह वाष्प क्या होता है? संघनित होकर फिर से जल के छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं और समीप आकर बादल का रूप ले लेते हैं। देखिए किताब में भी दिया हुआ है, किताब में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे दिया है। यह आपके बुक में देखिए पेज नंबर 183 में, यहाँ से नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्र या महासागर की विशाल जलराशि वाष्पन होने के कारण बादल का कितना बड़ा आकार होगा, ये पूछ रहा है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर वाष्प के इकट्ठा होने से यह जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है, रूप ले लेता है। ठीक, तो इसी को अपनी भाषा में ये आपसे पूछ रहा है कि जब इन सबसे विशाल जल राशि वाष्पित होगी, तो वाष्पन होगा, तो बादल कितना बड़ा बनेगा। ये आपसे एक आश्चर्य के रूप में पूछ रहा है कि आप सोचिए। इसी को अपनी भाषा में लिख देना है कि इन सब से जल जो है गर्म होकर सूर्य की गर्मी पाकर वाष्प बन जाता है और ऊपर जाकर आसमान में फिर से पुनः जल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और यह बूंदें एक दूसरे के समीप आकर बादल बन जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दिया है कि गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे। चूँकि हम लोग गांव में से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे। इसका उत्तर ये रहा, ये गांव में प्रायः घर मिट्टी के होते हैं जिसका छत खपड़ैल का झुका हुआ होता है। छत जो है झुके हुए रहते हैं खपड़ा के, यानी कि जैसे कि ये छत हो गया तो इसके ऊपर छत जो है इस तरह से रहते हैं। इस तरह से गांव में घर होते हैं। ये खपड़ैल छत झुका हुआ रहता है। तो वर्षा होने पर पानी छत के छानी अथवा ओटी से गिरता है। इस ओटी के नीचे यू आकार का बेलनाकार टीन का छानी लगाने से वर्षा के जल को एक जगह गड्ढे में एकत्रित किया जा सकता है। यदि गांव के सभी लोग अपने घर से छानी लगाकर जल संग्रहित करें तो एक बड़े तालाब का निर्माण हो सकता है। इस संग्रहित जल का उपयोग खेत खलिहानों तथा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। जब गांव में पानी पड़ता है तो छत से पानी जो है छानी से होते हुए इधर उधर बह जाता है। उसके नीचे एक टीना का बेलनाकार यू आकार का एक लंबा टीना लगा देने से पानी चुएगा उसमें, तो टीना में आएगा और टीना के माध्यम से एक जगह पे उसे गिराएंगे और गिराकर उसे किसी गड्ढे में एकत्रित करते जाएंगे। ऐसा गांव के सभी लोग करें और नालियों के माध्यम से अगर कोई बड़ा सा तालाब या पोखरा को अगर भर दिया जाए, गड्ढे को भर दिया जाए, तो वह पानी हमारा स्टोर हो जाएगा, भंडारित हो जाएगा और वह स्टोर किए हुए पानी को, सुरक्षित रखे हुए पानी से हम बहुत से क्रियाकलाप कर सकते हैं। उसे हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, खेत खलिहानों में सिंचाई कर सकते हैं, मवेशी वगैरह को धोने का काम कर सकते हैं। जो हम स्वच्छ पानी से
ज़मीन के नीचे से पानी निकाल कर जो पीने वाला पानी है उसका उपयोग हम जो इस सब काम में कर दे रहे हैं, और पीने वाला पानी हमारा जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, तो उसके जगह पे हम ये सारा काम कर सकते हैं, उतना हमारा जो तो बचत होगा। और चूँकि हमारे गांव में कृषि बहुत ज़्यादा होती है और कृषि में सिंचाई करने में पानी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए यह काम करने से बरसात में इकट्ठा किए गए पानी का उपयोग उसमें अधिकतर हम लोग कर सकते हैं। इसका उत्तर देखिए आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 187 में देखिए यहाँ पे दिया है कि गांव में प्रायः घर मिट्टी या कच्चे गाड़ों पर बना होता है तथा उस पर खपरेल का झुका हुआ छत होता है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छानी या ओटी से गिरता रहता है। यहाँ तक। इसके बाद मिट्टी का बना होता है, ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये इतना छोड़कर बाकी लिखना है, छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। इसके बाद फिर यहाँ से इस ओटी के नीचे यू आकार का लंबा बेलनाकार टीन का छानी लगाने से वर्षा जल को छानी से बहाकर जमीन के गड्ढों में जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक। और इसका उपयोग जो है इसके बाद लिख देना है अपने अंत में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संग्रहित जल का उपयोग खेत खलिहानों तथा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न भी है, कि वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं। तो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने कि वर्षा के मौसम में वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, इस कारण वाष्पन की क्रिया कम होती है, जबकि वाष्पन ज़्यादा होने के लिए धूप तथा शुष्क हवा जरूरी है। इसलिए वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। वर्षा के मौसम में पानी पड़ने के कारण हवा में भी क्या होता है कि पानी का अंश मिल जाता है, जबकि वाष्पन तेजी से कब होगा, जब धूप निकला हुआ रहेगा या जो हवा चलेगी, हवा में नमी रहनी नहीं चाहिए, यानी कि सूखी हवा चाहिए, तब जाकर वाष्पन जो है ज़्यादा होता है। तो पांचवा प्रश्न का आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसको अपने से समझ बूझ कर लिख लेना है। इसका उत्तर किताब में खोजिएगा तो देखिए यहाँ पेज नंबर 182 में इसी के बारे में दिया हुआ है कि जल लेते हैं एक थाली में, कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो जल जो है सूख जाता है। फर्श पर भी आप पोछा लगाते हैं तो सूख जाता है, भीगे हुए कपड़े को फैलाने पर सूख जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है किसी गीले जगह कपड़ा तथा ज़मीन को सूखने में, ठीक, यहाँ पर देखिए सूखने में धूप तथा शुष्क हवा बहुत ज़रूरी है। इसी लाइन को वहाँ पे ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। और जबकि बरसात के मौसम में वातावरण में जो है ये धूप नहीं निकलता है बरसात में, देखिएगा जल्दी, और हवा जो है शुष्क नहीं रहती है, हवा में नमी रहता है, इसीलिए वाष्पन जो है धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे होने के कारण कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं लेकिन देर से सूखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर 16 जल जो है इसके प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझे होंगे। अब आपसे मिलते हैं हम इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप लोग हमारे बनाए गए वीडियो को, हमारे तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर को आप लोग पसंद करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आता है। तो अब हम लोग आपसे अगले वीडियो मिलेंगे अध्याय 17 वायु के प्रश्न उत्तर को लेकर। तब तक के लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, इसे पढ़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके।